नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में आज मेरे साथ है जिले की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन। प्रीति जैन को कार्यभार संभाले अभी 1 माह का समय ही हुआ है, लेकिन जराइम पेशा तत्व इनके नाम से ही खौफ खाने लगे हैं। श्रीमती प्रीति जैन ने आते ही ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन संजीवनी सहित अनेक अभियान चलाकर अवैध धंधों तथा नशे के कारोबारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। हाल ही में टाउन क्षेत्र में नारकोटिक्स की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 4 लाख नशे की गोलियों सहित इस कारोबार से जुड़े तस्करों को गिरफ्तार करने में इन्होंने सफलता हासिल की है। इससे सिद्ध होता है कि पुलिस की वर्दी पुरुष पहने या महिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क है तो काम करने की इच्छा शक्ति का। अपने कर्तव्य को निभाने का जज्बा वर्तमान पुलिस अधीक्षक में बखूबी है। इसका पता इनके 1 माह के कार्यकाल की समीक्षा करने से ही लग जाता है। कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग सफलता के मुकाम को छूते हैं, उसके पीछे उनकी अथाह मेहनत ही होती है। श्रीमती प्रीति जैन भी एक ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने कड़ी मेहनत कर अपनी मंजिल हासिल की। 2009 की बैच की आईपीएस प्रीति जैन इससे पहले जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थी। आइए मुलाकात करवाते हैं हनुमानगढ़ एसपी प्रीति जैन से। मैम, हमारे प्रोग्राम का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, सबसे पहले अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपने शिक्षा ग्रहण की? मेरा जन्म राजस्थान में ही श्री गंगानगर ज़िले में हुआ और जन्म के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा एमए इकोनॉमिक्स मैंने श्री गंगानगर में गवर्नमेंट कॉलेज से प्राप्त की और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमफिल इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया और उसी दौरान मेरा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ और प्रशासनिक सेवा में प्रोग्राम ऑफिसर एनआरईजीएस में रहते हुए मेरा भारतीय पुलिस सेवा में चयन हुआ। सुना है पुलिस से पहले आपका राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया था। आपकी गांव में पोस्टिंग थी, लेकिन आपने पुलिस की जॉब को चुना। इसके पीछे क्या वजह रही? प्रारंभ से ही मेरा ये था कि इस प्रकार की सर्विस में जाना है जहां पब्लिक से इंटरेक्शन रहे और प्रशासनिक सेवा में भी निश्चित रूप से पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम दिया और जब पुलिस सेवा में चयन हुआ तो पुलिस पब्लिक के एक डायरेक्ट कांटेक्ट में एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह सामने आती है। तो इस सेवा ने मुझे अपील किया और मैंने इसको अपने करियर के रूप में इस सर्विस को चुना। मैम, जो चार्म आपको पहले इस सेवा में दिखाई देता था वो एक बाहर से चार्म था। जब आप एसपी बनी तब आप इस सेवा के अंदर, तब कुछ लगता है कि आपको महसूस होता है कि कुछ गलत किया, सही किया? मुझे लगता है कि भारतीय पुलिस सेवा में चयन होने के बाद और पुलिस सेवा में कार्य करने के बाद एक सबसे बेहतरीन सेवाओं में से ये एक सेवा है जिसमें लोगों से बहुत ही क्लोज कांटेक्ट का और उनकी समस्याओं को जानने का, समस्याओं के समाधान का, विशेष रूप से वो लोग जो कहीं ना कहीं पीड़ित होकर हमारे पास आते हैं, चाहे वो किसी अपराध से पीड़ित हों या किसी अन्य रूप से पीड़ित हों, लेकिन पुलिस एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उनके सामने आती है और उनकी समस्याओं को या तो अपने स्तर पर या जहाँ जिससे संबंधित है उस तक लेकर जाने का एक माध्यम के रूप में हम सामने आते हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में बन जाती है। कई बार बहुत ही संतोष अपने आप को देने वाली घटनाएं होती हैं जिनमें लगता है कि हमने एक अच्छा काम किया और वो अपने आप में लाइफ की एक बड़ी अचीवमेंट एटलीस्ट पर्सनल लेवल पे फील होती है कि हम किसी ना किसी रूप में अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के लिए और समाज के लिए कुछ कर सके। आपको अच्छा लगा? जी मैम, एक पुरानी घटना की बात करें। आप जब टोंक एसपी थी, आपने काफ़ी वहाँ सुधार किया था। आपने एक तरह से ये माना कि गुंडागर्दी पर लगाम लगा दी थी। वहीं पुलिस के कामकाज में भी राजनीतिकों का हस्तक्षेप, उनकी इंटरफेरेंस आप बर्दाश्त नहीं करती थी। उस समय नतीजा ये निकला कि आपका तबादला कर दिया गया और तबादला भी इस तरह से किया कि सिर्फ आपके नाम का सिंगल ट्रांसफर ऑर्डर निकला था। क्या टोंक में मेरी 2 साल की सेवाएं पूर्ण हो चुकी थी और भारतीय प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, जनरली इनमें ट्रांसफ़र एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कुछ कहने की आवश्यकता है। हमें जो भी काम करने के लिए दिया जाए, चाहे किसी भी क्षेत्र में, अपने कार्डर में कहीं भी दिया जाए, हमारा काम यह है कि हम उस काम को पूरी तत्परता से, पूरी निष्ठा, ईमानदारी से उसको पूरा करें और कहाँ पोस्टेड हैं, किस रूप में पोस्टेड हैं या किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, ये इतना महत्व नहीं रखता है। तो ट्रांसफ़र एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और उसी के तहत ट्रांसफ़र एक प्रशासनिक सतत प्रक्रिया है, लेकिन आप नहीं मानती कि उसके पीछे कोई राजनीतिक कारण था?
मुझे लगता है कि मैं किस रूप में वर्तमान में काम कर रही हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय ये देखें कि पीछे क्या हुआ और कब किस प्रकार से हुआ। जो काम मिला है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए और उसको बेहतर तरीके से करने का प्रयास किया जाए, यही मेरी कोशिश। मैम, जैसा कि सब जानते हैं, हनुमानगढ़ जो है वो सीमावर्ती जिला है, इंटर स्टेट क्राइम की आशंका यहाँ ज़्यादा रहती है। इस बारे में आपका कोई विशेष प्लान? एक बॉर्डर एरिया होने की वजह से, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा से हमारी जो सीमाएं लगती हैं, तो उसकी वजह से निश्चित रूप से अपराधियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन, ये इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं। पूर्व में भी यहाँ जो अपराध हुए, जिसमें अपराधी कहीं ना कहीं हरियाणा या पंजाब से जुड़े हुए, या वहाँ के अपराधी वहाँ अपराध करके यहाँ आ जाते हैं। तो इस दृष्टि से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पड़ोसी राज्य के ज़िलों के पुलिस और उनकी मुखिया से हम पूर्ण समन्वय और संपर्क बनाए रखें। इसके अलावा हमारे और उनके बीच में सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान हो। हम बॉर्डर एरिया में अपने जो इंटर स्टेट बॉर्डर एरिया हैं उसमें एक प्रभावी गश्त व्यवस्था रखें, एक प्रभावी नाकाबंदी और आधुनिक तकनीक यानी सीसीटीवी कैमरा और इनके माध्यम से बॉर्डर पे आवागमन का पूरा उस पर नज़र रख सकें। इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा और साथ ही कोशिश करेंगे कि उस क्षेत्र में जो हमारी बीट प्रणाली है वो ज़्यादा सशक्त रूप से काम करे, ताकि हम सूचनाओं का आदान प्रदान करके प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सकें। मैम, बाइक चोरी की घटनाएं, सरेआम शराबनोशी, जुआ, सट्टा, पर्ची सट्टा यहाँ निरंतर जारी है। इसकी रोकथाम के लिए या तो ये माने कि थाना अधिकारी अक्षम है या कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, आप क्या कहें? पुलिस में मुख्य रूप से कानून व्यवस्था और अपराधों पर लगाम, दो मुख्य प्राथमिकताएं पुलिस की किसी भी क्षेत्र में रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जुआ सट्टा है या एनडीपीएस ड्रग्स से संबंधित, विशेष रूप से जैसे हनुमानगढ़ क्षेत्र में नशीली गोलियां और इनका भी कारोबार काफ़ी होता है कि लोग यहाँ पर नशे के बड़ी संख्या में लोग इसके आदी हो चुके हैं। तो यह निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकताओं में है कि हम जुए सट्टे के लिए या इससे जुड़े हुए किसी अपराध, अवैध शराब का प्रचलन या ड्रग्स, मेडिकेटेड ड्रग्स, इनका प्रचलन यहाँ नहीं होने दें। इसके लिए हम पूर्ण प्रयास करेंगे और हनुमानगढ़ पुलिस एक टीम के रूप में इस पर जुटकर कार्रवाई करेगी। कई बार ये होता है कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति हो या कोई और कहीं और बिजी हो तो पुलिस इस तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाती है, लेकिन पूरा प्रयास करेंगे कि एक टीम के रूप में हम हनुमानगढ़ ज़िले में नशे के खिलाफ एक सख्त और अभियान चलाएं, जिसमें अपराधियों को ये भय रहे कि हम इस प्रकार की कोई गतिविधि यहाँ नहीं चलने देंगे। और इसी के साथ साथ लोगों को भी जागरूक करने का काम करेंगे कि नशा बहुत ही नुकसानदेह है उनके स्वयं के लिए, उनके परिवार के लिए। आज भी मेरी चर्चा हो रही थी तो किसी डॉक्टर से तो यही बात सामने आई कि जनरली जब नशे के कोई व्यक्ति आदी हो जाता है, विशेष रूप से मेडिकेटेड ड्रग्स में, तो जो उसका आने वाला जीवन है मुश्किल से 8-10 साल तक का मैक्सिमम जो उनका ये कहना था कि आता है। तो मुझे लगता है कि हमें स्वयं को इस रूप में जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने आसपास भी, चाहे अपने परिवार में हो या मोहल्ले में हो, जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, हम पूरा प्रयास करें, चाहे वो नशा ले रहे हैं या नशे के सामान के कारोबार में लगे हुए हैं, उनकी जानकारी पुलिस को दें, उनको खुद को भी समझाएं कि नशा नहीं करना चाहिए और जो इस कारोबार में लिप्त हैं उनके खिलाफ पुलिस को खुफिया तौर पर जानकारी दें, ताकि हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। मैम, आप ये कह रही हैं कि लोगों को चाहिए कि पुलिस को इसकी जानकारी दे ताकि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। तो कई बार शिकायत ये भी होती है कि पुलिस की जिस पे मिली भगत होती है, अगर पुलिस की इच्छा शक्ति हो तब सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा खुद काम कर जाए। पुलिस का निश्चित रूप से काम है, हमारे बीट कांस्टेबल, बीट इंचार्ज, पूरा थानाधिकारी, सभी का ये प्रयास रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम पूरा प्रयास इस दृष्टि से करेंगे भी कि इस तरह के अपराधों को कहीं भी पनपने का अवसर नहीं मिले। फिर भी मैंने अपील इसलिए की है, लोगों से मैं इसलिए अपील करना चाहूँगी कि इस के बारे में हमें जानकारी दें कि कई बार कुछ इस तरह की चीज़ों में लिप्त व्यक्ति हमारी नज़रों से बच जाते हैं। तो यदि किसी के भी ध्यान में आता है तो आप सिर्फ हमें जानकारी दें, खुफिया तौर पे जानकारी दें, उनके जानकारी को कहीं भी डाइवर्ज नहीं किया जाएगा, लोगों को नहीं मतलब पब्लिक में नहीं लाया जाएगा, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस जानकारी पर त्वरित रूप से कार्रवाई हो। और हनुमानगढ़ पुलिस पूर्ण रूप से एक प्रयास करेगी कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, विशेष रूप से नशे से संबंधित, हम उस पर एक ठोस कार्रवाई करें और अपने इस क्षेत्र को नशा बनाने के प्रयास को ऑपरेशन संजीवनी और ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से सफल बनाएं। मैम, आए दिन चोरियां हो रही हैं, चोर दिन दहाड़े वाहन चुरा ले जाते हैं, मतलब गश्त प्रणाली एक तरह से फ्लॉप नजर आती है। बीट प्रणाली को मजबूत करने के लिए आपकी क्या योजना है?
गश्त प्रणाली हमारी इवनिंग गश्त और रात्रि गश्त दोनों वर्तमान में व्यवस्था में है। सर्दियों के समय में थोड़ा सा रात्रि का समय लंबा होना और कोहरे वगैरह की समस्या, और इसकी वजह से गत दिनों में निश्चित रूप से कुछ चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। पूरा प्रयास रहेगा मेरा, इसमें हम 2 स्तरों पे कार्रवाई करेंगे कि नंबर 1 तो हम जो अभी वर्तमान की गश्त व्यवस्था है इसको मजबूत करें, और दूसरा जो चोरियां हुई हैं हम उनको ट्रेस करें ताकि लोगों में ये विश्वास पनपे कि हम जो लोग भी इन अपराधों में लिप्त हैं उनको हम किसी भी रूप से बख्शेंगे नहीं। और इसी के साथ साथ क्योंकि जब तक हम अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे तो वो जनरली इस तरह के जो संपत्ति संबंधी अपराध होते हैं वो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं, वो बार बार वही अपराध करते हैं। हम कितनी भी प्रयास करें वो कहीं ना कहीं से बच निकल के इस प्रकार के अपराधों को अंजाम देते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि चाहे मोटरसाइकिल चोरी हो या घरों में चोरी जो की घटनाएं, रात्रि को चोरी की घटनाएं हो रही हैं, हम उनमें जो लोग लिप्त थे उनको पकड़कर जो चोरियों का खुलासा करें, और इसके साथ साथ बीट कांस्टेबल और बीट इंचार्ज की ड्यूटी निर्धारित की जाएगी कि वो अपने क्षेत्र में पूरी जानकारी रखें कि किस किस प्रकार के लोगों का आवागमन हो रहा है, कि किस प्रकार के लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। और विशेष रूप से इस क्षेत्र में हनुमानगढ़ ज़िले में जैसे नशे का प्रचलन थोड़ा ज़्यादा है, तो कई बार ये चीज़ें सामने आई हैं। हमने गत दिनों भी जो कुछ घटनाओं में चोरियों में को खोला तो उसमें ये खुलासा हुआ कि कुछ लोग जो नशे के आदी हैं वो और उसके लिए ही नशे की अपनी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए चोरियों में और इनमें लिप्त हो रहे हैं। तो पूरा प्रयास रहेगा कि एक कंसर्टेड एफर्ट, एक मिलजुल कर पूरा प्रयास करें कि एक तरफ तो हम चोरी और संपत्ति संबंधी सभी अपराधों को रोकने का प्रयास करें, और साथ ही साथ इसका जो मूल कारण कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े स्तर पर निकल कर आता है कि नशे की वजह से लोग इस काम में जा रहे हैं, हम उसको भी रोकने का प्रयास करें। उसके लिए मैम क्या जैसे इनको पुनर्वास की जरूरत होती है या काउंसलिंग की इनको जरूरत होती है, उस लेवल पे कोई सामाजिक संस्था से टाई अप करके कुछ ऐसा करने का प्रयास किया जाए? प्रयास है। हम अभी पिछली बार अभी एक टिब्बी थाना क्षेत्र में सूर्यवाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अब प्रत्येक शनिवार को आने वाले समय में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम, और वो कार्यक्रम तत्कालीन एसपी के समय किया गया था मेरे ख्याल से, गत वर्ष दिसंबर माह में ही शुरू किया गया था और जनवरी में मैंने ज्वाइन किया। तो उस कार्यक्रम की रूपरेखा भी नशा मुक्ति के लिए संजीवनी अभियान के तहत वो कार्यक्रम शुरू किया गया था। एक ही कार्यक्रम हो पाया, उसके बाद ट्रांसफर हो गया और मेरा यहाँ आगमन हुआ। तो हम उस कार्यक्रम को बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है जनता को जागरूक करने के लिए, और जो लोग नशा करते हैं उनको नशे से मुक्त करवाने के लिए। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा आने वाले समय में जिला स्तर पर प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक वृत्त स्तर पर भी एक कार्यक्रम, जिसमें कि लोगों को नुक्कड़ नाटक, गोष्ठी, बातचीत और इसके माध्यम से जागरूक किया जाए कि नशा हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, और साथ ही जो लोग नशा कर रहे हैं उनको उससे मुक्त करवाने के लिए उसी कार्यक्रम के तहत, उसी शिविर के तहत डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल रहेगी जो लोगों को मोटिवेट करेगी, उनको दवाई और जो भी प्रेस्क्राइब नशा मुक्त करने का जो प्रक्रिया रहती है उसके तहत उनको काउंसल करके नशा मुक्ति का प्रयास करवाया जाएगा। मैम अक्सर थाना प्रभारी जो है वो जाब्ते की कमी का अनुमान होते रहते हैं, दूसरी तरफ से देखा गया कि पुलिस लाइन में जाब्ते की भरमार रहती है, जाब्ते की तैनाती कम क्यों है? जाब्ते की तैनाती प्रत्येक थाना में हमारी स्वीकृत नफरी होती है, उसी के अनुरूप तैनाती की जाती है। कई बार कोई ट्रांसफ़र या कोई और वजह से कुछ लोगों को लाइन में आगमन हो जाता, कोई और वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, थोड़ी बहुत तो स्वीकृत नफरी से हमारी नफरी कम है। लेकिन उसके अलावा पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में प्रत्येक थाने में आवश्यकता के अनुसार जाब्ता उपलब्ध करवाया जा सके, और साथ ही लाइन में भी हमारी बहुत सारी ड्यूटीज़ रहती है। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में सभी थानों को लाइन से जाब्ता जाता है, दूसरे ज़िलों में भी आवश्यकता पड़ने पर या हमारे यहाँ आवश्यकता पड़ने पर दूसरे ज़िलों से आता है, तो उसकी पूरी आपूर्ति पुलिस लाइन के माध्यम से की जाती है। तो पुलिस लाइन में भी एक सफिशिएंट संख्या रहे और हम अनुकूलतम रूप से प्रत्येक थाने को आवश्यकता के अनुरूप दे पाएँ, इसका आने वाले समय में पूरा प्रयास किया जाएगा। मैम जिस तरह से नार्कोटिक्स अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, विशेषकर हनुमानगढ़, संगरिया, टिब्बी थाना क्षेत्रों में नशे की तस्करी ज़्यादा होती है, तो क्या माने कि पुलिस की मुख्य प्रणाली थोड़ा कमजोर है, सूचना नहीं मिल पाती आपको? सूचना तंत्र को निश्चित रूप से सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमें भी अपने आप को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने की आवश्यकता है कि हम इस तरह की सूचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। अभी वर्तमान में भी जो हमने 3 लाख नशे की गोलियां पकड़ी थी, वो किसी मुखबिर के माध्यम से हमें जानकारी मिली और हम उसको कर पाए। हमारी और इसी के साथ साथ इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि जनता के अंदर हमें अपने काम से एक विश्वास बनाना होगा कि वो हमें
उन्हें ये विश्वास रहे कि यदि वो हमें जानकारी देते हैं तो हम उस पर पूरा पुख्ता रूप से कार्रवाई करेंगे और उनकी जानकारी भी कहीं पर डिस्क्लोज नहीं होगी। तो मैं अपनी टीम के सभी साथियों से उम्मीद भी रखती हूँ और पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर अपने आप को भी इस काम में पूरी चुस्ती के साथ लग पाएंगे कि हम अपनी मुखबिर प्रणाली को मजबूत करते हुए इसके खिलाफ सख्त नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और आम जनता को भी विश्वास में साथ में लेके हम कार्रवाई करें, ताकि आने वाले समय में हम जो नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन इस क्षेत्र में है उसको प्रभावी रूप से रोक सकें। जनता को विश्वास में लेकर के हम कार्रवाई करें ताकि प्रभावी कार्रवाई हो सके। हम बातचीत कर रहे हैं हनुमानगढ़ जिले की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन से। वक्त हो चला है ब्रेक का। हरी छोटे से यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं हनुमानगढ़ एसपी प्रीति जैन से। आइए सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैम, पुलिस थानों में भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं है। पुलिस का स्लोगन एक तरह से उल्टा प्रतीत हो रहा है। हालांकि ये कि अपराधियों की बजाय आमजन में भय ज्यादा व्याप्त हो रहा है, क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार निश्चित रूप से किसी भी व्यवस्था में घुन की तरह काम करता है और हमारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी प्रकार से जो पब्लिक हमारे पास आती है, निश्चित रूप से जब पुलिस थाने में आती है तो परिवादी किसी न किसी समस्या को लेकर हमारे सामने आता है। कोई ना कोई ऐसा अपराध, किसी के साथ मारपिटाई होती है, कोई पारिवारिक रूप से किसी क्लेश के कारण आता है या कोई अपराध से अन्य रूप से पीड़ित होकर हमारे सामने आता है। तो हमारी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको पूर्ण सजगता से, पूरी सेंसिटिविटी के साथ उनको सुने हम और उनकी जो भी उस पर विधिक कार्रवाई बनती है उसको पूर्ण रूप से अंजाम दें। जब भी हम किसी भी इस जो प्रक्रिया इसके लिए निर्धारित है उसमें किसी प्रकार का डिले होता है या उसमें हम किसी भी रूप में त्वरित रूप से कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को जन्म देता है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम एक टीम के रूप में हनुमानगढ़ पुलिस, हम लोगों को त्वरित रूप से उनकी सुनवाई हो, निष्पक्ष रूप से उन्होंने जो भी कंप्लेंट दी है उस पर कार्रवाई हो और हम प्रयास करें कि लोगों में अपने काम के द्वारा विश्वास बनाएं कि उनकी सही बात को सुना जाएगा और किसी भी गलत व्यक्ति का साथ नहीं दिया जाएगा। वर्तमान में चाहे पुलिस विभाग में स्वयं में ऊपर से भी इसके पूर्ण रूप से डायरेक्शंस हैं कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाए और इसी के साथ एसीबी ने भी अपनी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। तो यदि किसी भी पब्लिक को इस प्रकार से लगता है कि उसके साथ गलत व्यवहार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की इच्छा से किया जा रहा है तो आप मुझे सूचना दें, विभाग में उच्च अधिकारी को सूचना दें, जिस भी लेवल पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही उससे ऊपर के लेवल पे सूचना दें ताकि इस प्रकार का के कार्य में जो लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हम इस पर अंकुश लगा सकें। यदि कोई भ्रष्ट, आपका कहने का मतलब है मैम कि यदि कोई भ्रष्ट पुलिस कर्मचारी है तो वो आपको सूचना देने के साथ साथ एसीबी को भी सूचना दे सकता है। आम पब्लिक हमें सूचना, अगर इस नियत के साथ के पैसा ऐंठने या भ्रष्टाचार की नियत से कोई तंग परेशान कर रहा फरियादी को, तब वो ऐसा कर सकता है और इसी के साथ मेरी भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवारी बनती है इस विभाग के यहाँ जिला एसपी होते हुए और मेरे जो साथी हैं उनकी कि इस प्रकार की हमारी प्रक्रिया इतनी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, इतना सिंपल और इतनी स्ट्रेट होनी चाहिए कि हम बिना मतलब किसी भी कार्य में जो काम 4 दिन का है उसको 40 दिन तक नहीं लटकाएं, क्योंकि हम जब किसी काम को लंबे रूप में लटकाते हैं तो किसी न किसी रूप में लोगों को ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम स्वयं भी अपनी प्रक्रियाओं को मॉनिटरिंग के माध्यम से, सुपरविजन के माध्यम से ज़्यादा बेहतर करें, उसमें सुधार करें और साथ ही साथ पब्लिक के साथ यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो वो भी हमें सूचित करें। मैम, अपराधियों के खिलाफ चालान प्रस्तुत करवाने में परिवादी पक्ष जो है वो थानों के चक्कर लगाता रहता है। चालान प्रस्तुत करने की एक लेजी परंपरा वर्षों से चली आ रही है।
तो उसको कैसे दूर करेंगे? ये कुछ समय पहले ये इश्यूज आए थे और उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने जो हमारे केसेस की पेंडेंसी है, जो आपराधिक प्रकरण दर्ज होते हैं उसकी पेंडेंसी है, उसमें जो चालान या एफआईआर कोर्ट में पेश नहीं हो पाते हैं उसको भी हमारी पेंडेंसी में शामिल कर लिया और हमारे कार्य के पैमाने को नापने का ये एक आधार बन गया है। तो वर्तमान में ज़िले में पहले की बजाय काफ़ी सुधार हुआ है और चालान एफआईआर जो पेश गत कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा अब थानों में पेंडिंग नहीं है, लेकिन कुछ थानों में अभी भी पेंडिंग है जो गत वर्ष में कोरोना की वजह से थोड़ी प्रक्रियात्मक क्लिष्टताओं की वजह से ज़्यादा हो गया। तो लेकिन अब आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि इस पेंडेंसी को पूर्ण रूप से, जिन भी आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है और उनमें चालान आदेश हो चुके हैं, उन फाइलों का हम त्वरित रूप से न्यायालय में उसका चालान पेश करें, एफआईआर वाली पत्रावलियों में एफआईआर पेश करें और जो हमारे पास अनुसंधान में पेंडिंग है उनको जल्दी से जल्दी निष्पक्ष रूप से अनुसंधान पूर्ण करें। मैम, पुलिस थानों की बात करें, थानों में परंपरागत शैली के विपरीत आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई है, तभी एक युवा एसपी जिले में अपनी कार्यशैली से अमिट छाप छोड़ सकता है। तो क्या एसपी प्रीति जैन से ये उम्मीद की जा सकती है? परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि हमें हमेशा अपने काम में सुधार करने की ज़रूरत है, चाहे वो थाना स्तर पे हो, सर्कल स्तर पे हो, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के स्तर पे हो, प्रत्येक स्तर पे हमें अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने की ज़रूरत है और पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो कानून की जो मंशा है उसके अनुरूप काम करें और इस व्यवस्थाओं में सुधार करें। एसपी होने के नाते मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हनुमानगढ़ पुलिस एक टीम के रूप में निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारा ध्येय वाक्य है अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, उसके तहत काम करते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पूरे सिस्टम को ज़्यादा सुधार करके, ज़्यादा सक्षम बनाते हुए लोगों के साथ विधिक रूप से सही कार्रवाई को अंजाम दें। मैम, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, अक्सर देखा गया है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। अब चूंकि पुलिस की बागडोर एक महिला पुलिस अधिकारी के हाथों में है, तो ऐसी स्थिति में क्या महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देंगे? महिला अपराध आज के समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी की घटना है, बालिकाओं के साथ या अन्य कोई लैंगिक अपराध है। इसमें निश्चित रूप से पुलिस को भी कार्य करने में बहुत ज़्यादा हमें अपनी प्रत्येक स्तर पर अपने काम में महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनने की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को पिछले समय में भी पुलिस ने कुछ हद तक पहचाना है। हमारे प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को इस बात की जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग भी पिछले समय में दिलवाई गई है ताकि हमारा व्यवहार इस दृष्टि से ज़्यादा उपयुक्त हो और पूरा प्रयास करेंगे कि हम विशेष रूप से अभी जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन आवाज़ जो पुलिस मुख्यालय स्तर से चलाया गया है, जो कि एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस, उसके तहत एक तरफ तो युवा वर्ग को जागरूक करने का प्रयास करें कि महिलाओं की, बालिकाओं की, लड़कियों की का सम्मान करना, उनकी गरिमा को महत्व देना उनके स्वयं के लिए कितना ज़रूरी है, इसके लिए भी प्रयास करेंगे और साथ ही साथ बालिकाओं को, महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि उनकी सुरक्षा के लिए किस किस प्रकार के कानून बने हुए हैं और यदि कोई उनको वायलेट करता है तो उनके पास क्या विधिक ऑप्शंस, क्या कानूनी ऑप्शंस उपलब्ध हैं जिसके तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं। मैम, कम्युनिटी लाइजनिंग सदस्यों की बात करें, पुलिस के लिए सीएलजी सदस्यों का आपसी सामने से दिखाने में काफ़ी महत्व होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि थानों में सीएलजी सदस्यों की नियुक्ति प्राय राजनीतिक इंटरफेरेंस से होती है। इस वजह से जो अक्षम लोग हैं वैसे लोगों को मेंबर बन जाते हैं और पुलिस का जो असली मकसद होता है वो पूरा ही नहीं हो पाता। सीएलजी की जो है कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप्स जिला स्तर पर, प्रत्येक थाना स्तर पर बनी हुई हैं। पब्लिक के साथ इंटरेक्शन का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसी के साथ वर्तमान में क्योंकि सीएलजी में सदस्यों की संख्या बहुत सीमित है, सदस्य चुने जाते हैं और फिर वो लोग उन्हीं लोगों के साथ वो पब्लिक की समस्या को पुलिस के सामने रखते हैं। तो इसी का एक अल्टरनेटिव भी पुलिस ने तैयार किया है जिसका नाम है पुलिस जन सहभागिता, जिसमें मेंबरशिप की कोई लिमिटेशन नहीं है। पुलिस जगह जगह पर, कभी स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, अलग अलग जगह पे पब्लिक के साथ मीटिंग आयोजित करे, जिसमें कोई भी व्यक्ति, ज़रूरी नहीं है कि वो सीएलजी का सदस्य हो, वो अपनी किसी भी विभाग से जुड़ी हुई समस्या को हमारे सामने रख सकता है। यदि हमारे विभाग की होगी तो हम उस जन सहभागिता कार्यक्रम में उसका त्वरित रूप से समाधान करने का प्रयास करें और यदि दूसरे विभाग की है तो पत्राचार के माध्यम से उन तक उनकी बात पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
कम्युनिटीलाइजिंग ग्रुप की अपनी उपयोगिता और उसी के साथ साथ वर्तमान में पुलिस की प्राथमिकताओं के अनुरूप जन सहभागिता कार्यक्रम को भी हम विशेष रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि बिना किसी लिमिटेशन के कोई भी व्यक्ति कि वो सदस्य नहीं है या पुलिस से बात नहीं कर सकता है, किसी भी फोरम पर आकर हमसे बात करे, हमसे जुड़े, इन शिविरों में भाग ले और अपनी बात को हमारे सामने रखे और हम उसके माध्यम से जनता के साथ एक अच्छा समन्वय स्थापित कर सकें। मैम, मेरा सवाल ये है कि ये जो CLG मेंबर्स की नियुक्ति की पावर है, ये जो अधिकार है, ये क्या पुलिस को नहीं होनी चाहिए क्या? CLG के सदस्यों की नियुक्ति का पावर राजस्थान जो पुलिस रूल्स हैं RPR उसके तहत और एक एक्ट के माध्यम से ये अधिकार दिए गए हैं और ये अधिकार इसकी एक प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि इसी की विधिक प्रक्रिया निर्धारित की हुई है कि किसी भी व्यक्ति को CLG सदस्य बनाया जा सकता है। इसी के साथ इसमें यह भी प्रावधान है कि एक व्यक्ति जो CLG सदस्य रह सकता है उसके अगली बार के कार्यकाल से पहले किसी उसको चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 10 साल तक 20 साल तक लगातार हर 3 साल में सदस्य चेंज होते हैं। तो प्रक्रिया निर्धारित है और उसकी पालना भी की जा रही है और ऐसा नहीं है कि उस प्रक्रिया में कोई नियुक्ति कहीं बाहर से हो रही है। नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत योग्यताएं जो निर्धारित हैं उसी के तहत नियुक्ति की जा रही है। लेकिन फिर भी मैंने जैसे आपको कहा कि इसकी एक लिमिटेशन है कि जो लोग CLG के सदस्य बन गए वही पुलिस के साथ CLG की मीटिंग्स में आते हैं। तो हम CLG के साथ भी, वो भी एक अच्छा माध्यम है हमारा जनता के साथ संपर्क का, संवाद का। इसके साथ ही हम जन संवाद के रूप में जन सहभागिता को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसमें किसी को हमारे साथ कोई उसका पूर्व में ही सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो उस क्षेत्र का है वो आकर उस मीटिंग में अपनी बात कहे, अपनी समस्या रखे, या एक सामान्य रूप से कोई ट्रैफिक की समस्या है अपने क्षेत्र की, कोई अवैध शराब की प्रचलन की बात रखना चाहता है, कोई भी इस प्रकार की गतिविधि जो पुलिस के ध्यान में लाना चाहता है वो बता सकता है। तो हम CLG के माध्यम से CLG की जो विधिक प्रक्रिया निर्धारित है चयन की, उसका पालन करते हुए उनकी नियुक्ति करते हैं और CLG के साथ साथ जन सहभागिता के माध्यम से लोगों से आने वाले समय में बेहतर रूप से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी मैम, जब आप जयपुर में मेट्रो रेल में डिप्टी कमिश्नर के पद पर थे, तब आपने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अभियान चलाया था। क्या उस प्रकार का अभियान यहाँ भी चलाने की योजना है? DCP मेट्रो जयपुर रहते हुए मैंने इस दिशा में प्रयास शुरू किए थे। उसके बाद SP कम्युनिटी पुलिसिंग पुलिस हेडक्वार्टर में मैं पदस्थापित रही। उसी दौरान जो ऑपरेशन आवाज़ है पुलिस हेडक्वार्टर के माध्यम से चलाया गया, जिसमें कुछ रूप में मेरा भी योगदान रहा। उस आवाज़ अभियान को प्रारंभ करने में, इसके नामकरण में हमने प्रयास किया कि हम इस अभियान को इस रूप में लेके जाएं कि महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ महिलाओं की जिम्मेवारी नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेवारी है। और इसी के तहत हमने ये आवाज़ अभियान एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस में ये अवधारणा रखी कि ना केवल महिलाओं को कानूनों की जानकारी दें, उनको प्रक्रिया बताएं और किस प्रक्रिया के तहत यदि कोई उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके साथ अपराध होता है तो वो पुलिस तक पहुंच सकती है। इसका एक पक्ष तो ये रहे अभियान का, और साथ ही साथ अवेयरनेस फॉर जस्टिस में हम ये करें कि हम लोगों को विशेष रूप से देश के युवा वर्ग को इस बात के लिए जागरूक करें। इसको विशेष रूप से जो 15 साल से लेके 35 साल तक का युवा वर्ग है हमारा, उनको जागरूक करें कि देश में, हमारे समाज में नारी की गरिमा और नारी के उसको आदर सम्मान को करना कितना आवश्यक है और उसे क्यों उसे इस प्रकार की, साथ ही साथ उनको भी अवेयर करें कि महिलाओं की सुरक्षा के जो कानून बने हुए हैं, कई बार अनजाने में युवा वर्ग में विशेष रूप से ऐसे अपराध उनके कारित हो जाते हैं जिसमें वो जानते ही नहीं है कि ये इस प्रकार का अपराध है। तो महिलाओं के साथ साथ युवाओं को भी जागरूक करें, समाज के दोनों पक्ष इस रूप में जागरूक हों और उसके माध्यम से हम महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करें। तो आवाज़ अभियान के तहत हम जिले में पूरा प्रयास करेंगे कि जगह जगह कैंप के माध्यम से, स्कूल कॉलेज अब आने वाले समय में जैसे जैसे कोरोना कम हुआ खुलेंगे तो प्रत्येक स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम के माध्यम से हम जागरूक करें, बच्चियों को जागरूक करें कि उनके अधिकार, उनके यदि उनके साथ किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो वो किस प्रकार से पुलिस को अप्रोच कर सकती हैं, और साथ ही बालकों को जागरूक करें कि किस प्रकार की गतिविधियां हैं जो एक अपराध की श्रेणी में आती हैं, विशेष रूप से महिलाओं, बालिकाओं की या महिलाओं की दृष्टि से, जिन उन गतिविधियों में उनको संलिप्त नहीं होना है। तो पूरा प्रयास करेंगे कि पूरे दोनों दृष्टिकोण से, युवाओं के दृष्टिकोण से भी और महिलाओं के दृष्टिकोण से भी, हम एक सामाजिक रूप में एक ऐसा ढांचा तैयार करें जिसमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभी अपन युवाओं और महिलाओं की बात कर रहे थे, तो वर्तमान दौर का जो युवा है, युग है कि लाखों युवा IPS बनने का सपना देखते रहते हैं।
उनका सपना सच हो, इसके लिए आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि सपना वही देखें जो सचमुच आप करना चाहते हैं और जिसके लिए आप स्वयं को तैयार कर सकते हैं। कोई भी सेवा, कोई भी प्रोफेशन जिसमें आपको अंदर से आपकी आवाज़ नहीं आए और आप सिर्फ दूसरों को देखकर उसको चुनना चाहते हैं, तो वो काम कभी नहीं करें। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन चुनें, कोई भी काम करें, चाहे आप किसी यूपीएससी एग्ज़ाम के जरिए किसी सिविल सर्विस में जाएं, या आप खेती बाड़ी करें, या आप कोई और बिजनेस करें, कोई भी काम, वो काम चुनें जिसमें वो सपना अपने लिए निर्धारित करें जिसको आप अंदर से अपने लिए जीना चाहते हैं। यदि इस एग्ज़ाम की बात है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप में अपने इसके लिए, एक तो आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए पूर्ण रूप से कि आप इस सर्विसेज में आना चाहते हैं, और उसके बाद आप उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हों। जो आपके लिए कॉन्फिडेंस हो आपको कि आप ये कर सकते हैं, आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार व्यक्ति प्रीलिम्स मेंस क्लियर करता है, इंटरव्यू तक जाता है और बाद में पता लगता है कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, वापस से प्रीलिम्स की प्रक्रिया पे आके रुक जाता है। तो मैं कहूँगी जो व्यक्ति अपने आप में ये कॉन्फिडेंस रखता है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ, वही इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया पे और इसमें पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे करेज के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी करे, तो निश्चित रूप से वो सफल हो सकता है। कोई भी किसी को देखकर किसी प्रोफेशन में न आए, बल्कि अपनी योग्यता, अपनी रुचि को देख करके आईपीएस आईएएस बनने का सपना देखें। तो ये थी सहज, सरल, सौम्य हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन। एसपी प्रीति जैन का युवा पीढ़ी से कहना है कि सपने तभी सच हो सकते हैं यदि हम उन्हें साकार करने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उस दिशा में मेहनत करें। महिलाओं के संदर्भ में एसपी का कहना है कि महिलाओं को गलत गतिविधियों का हमेशा दिलेरी से विरोध करना चाहिए। चुपचाप जुल्म सहने की जो परिपाटी चली आ रही है, उस चुप्पी को महिलाओं को तोड़ना होगा। महिलाओं को कानून के तहत जो सुरक्षा मिली हुई है या जो अधिकार मिले हुए हैं, उनका उपयोग उन्हें करना होगा। इसके अलावा यहाँ चल रहे मेडिकेटेड नशे के बारे में एसपी प्रीति जैन का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बात की सूचना है तो वह पुलिस को सूचना दे सकता है। उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, उस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होता हूँ एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैम, आप हमें स्टूडेंट बना रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।